हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में कि आखिर हमारे अंदर पाचन कैसे होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और शायद इसके बाद आप लोगों को अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। वन बाय वन करके पहले हम लोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, फिर हमारे पास जो है कि जो हमारा परिवहन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, सब कुछ इस क्लास में देखने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन आज का हमारा जो मेन फोकस है वो है मानव पाचन तंत्र के बारे में कि हमारा जो ह्यूमन शरीर है, इनके अंदर हम जो खाना खाते हैं वो कैसे पचता है। अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि खाने को पचाने की ज़रूरत ही क्या है, खाना क्यों पचाया जाता है। तो खाना हम इसलिए पचाते हैं कि हम खाते हैं रोटी सब्जी और कहा जाता है बार बार कि खाने को चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ, लेकिन हम तो खाने वाले हैं नहीं। हमारा तो ध्यान टीवी पे रहता है, फ़ोन में रहता है और सोचते हैं फटाफट खा लिया जाए। और स्कूल जाते समय तो मम्मी कहती हैं कि फटाफट फटाफट खा लो क्योंकि आपकी बस छूट जाएगी, आपके स्कूल की गाड़ी छूट जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट खा लेते हैं। तो भाई अब हम खड़े खड़े चावल खा रहे हैं, मान लो एक पीस तोड़ भी दिया अगर पचन करके, मतलब दांतों से, तो क्या हमारे ब्लड में अगर ब्लड काटेंगे तो उसमें रोटी सब्जी चावल दाल सब कुछ थोड़ी ना दिखता है। हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा कहाँ से आती है, खाने से आती है। तो भाई ये खाने से ऊर्जा जो आती है वो हमारे शरीर में जाएगी कैसे। जैसे आप समझ सकते हो कि मान लो आप दूसरे देश से भारत में आ रहे हो, बीच में कोई बड़ा सा समुद्र है, तो आपको चाहे तो प्लेन की टिकट करानी होगी, चाहे तो आप पानी वाले जहाज से आओ। आपको कुछ ना कुछ तो आपको गाड़ी वगैरह बुक करनी होगी, उसके साथ आप आओगे। मान लो आप आ गए, मान लो आपने प्लेन बुक किया और आप आ गए किसी कंट्री में, अपने देश में, और वहाँ पे आप कहाँ पे आए, एयरपोर्ट पे आए, हवाई अड्डे पे आए। हवाई अड्डे से आप जब आए तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ से आने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ी, और आप हवाई अड्डे पे आ गए। ठीक है भाई, आप हवाई अड्डे पे आ गए। अब हवाई अड्डे से आपको आपके घर पे जाना, हवाई अड्डे पे तो रहना नहीं है। आपको यहाँ से अपने घर जाने के लिए एक बस लेनी पड़ेगी। मान लो बस लेनी पड़ी, आपके घर से कोई आ गया तो ठीक बात है, नहीं आई तो आपको बस लेनी पड़ेगी। आप बस लेके अपने मार्केट तक जाओगे, मार्केट से फिर घर मार्केट में थोड़ी ना होता है, थोड़ा अंदर भी होता है। तो वहाँ से जाने के लिए आप ऑटो लेते हो या फिर अपने पापा को फ़ोन करके बुला लेते हो। तो इस तरीके से क्या है कि आपको वहाँ से घर पहुँचना पड़ा, तो आपको आपका जो साधन था वो बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि जहाज आपके छत पे नहीं उतर सकता, ना तो बस आपके घर के सामने तक जा सकते हो, उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए ना भाई। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो ऊर्जा चाहिए होती है वो खाने से मिलता है, सही बात है, लेकिन उसे किस रास्ता तो चाहिए ना। रोटी सब्जी थोड़ी ना हमारे शरीर को पार कर करके हमारे ब्लड में घूमेगी। ब्लड की पतली पतली नसें होती हैं, उसमें रोटी सब्जी थोड़ी ना जा सकता है, और न रोटी सब्जी हमारे शरीर जो है उसे यूज़ कर सकता है। उससे अगर यूज़ करना है, उससे अगर उपयोग करना है तो किसी ऐसे फॉर्म में देना होगा जिस फॉर्म में वो उपयोग कर सके। आपको आपके मार्केट से आपको घर जाने के लिए आपको ऑटो लेनी पड़ेगी, आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, या फिर आप खुद पैदल चल के जाओगे, ना कि आप अपने प्लेन को अपने घर के छत पे उतार दोगे, क्योंकि वैसी सुविधाएं हमारे पास नहीं है। वो उतना बड़ा सा प्लेन उतनी छोटी सी जगह में नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना पहले छोटे छोटे जितने छोटे फॉर्म में हो सकता है उतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आप जब वो एकदम अपने सरलतम रूप में चला जाता है, तब उसके बाद जैसे आप अपने घर पहुंच गए ऑटो से, लेकिन रूम के अंदर तो आप अपने पैरों से ही जाओगे ना। तो जहां आप प्लेन पे थे, उतने बड़े प्लेन के साथ थे, आपके पास बहुत सारे लोग थे, अंतिम में क्या बचा कि आप अपने पैरों से अपने वॉशरूम में जा रहे हो, अपने पैरों से अपने रूम में जा रहे हो। इसका मतलब है कि जहाँ पे जैसी जगह रहेगी आपको वहाँ पे उस फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो भोजन जो हमने खाया उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, लेकिन हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। हम अपने घर के जो दरवाजे हैं उसमें गाड़ी को नहीं ला सकते, तो घर के रूम के अंदर वाले दरवाजे में आपको पैदल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो वो अपने सरलतम रूपों में टूट जाता है, और टूटने के बाद हमारा ब्लड, हमारा रक्त जो है उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जैसे हम ऑटो से उतरते हैं तो हम अपने घर की बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, हम अपने रूम में आ जाते हैं, तो हमारे घर ने क्या किया, हमें अपने अंदर रख लिया, क्योंकि हम उस फॉर्म में आए थे जिस फॉर्म में हम अंदर जा सकते थे। तो आप समझ सकते हो कि हमारे रक्त में हमारा जो ब्लड है उसमें खाना जिस फॉर्म में जाएगा उस फॉर्म में हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रक्रिया कहलाती है पाचन।
यही प्रक्रिया कहलाती है पाचन। खाने को या भोजन को ऐसे रूप में तोड़ देना जिस रूप में हमारा शरीर उसे अवशोषित कर ले, हमारे जो रक्त में वो अवशोषित होके पूरे शरीर में वो जा सके, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। बात समझ में आ गई? आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पाचन के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं पाचन की। पाचन वह प्रक्रिया है क्या लिखेंगे हम लोग? एक मिनट, हम लोग बच्चों लिखेंगे कि पाचन वह प्रक्रिया है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं को भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं को भौतिक तथा क्या? भौतिक मतलब रंग रूप आकृति के तथा भौतिक तथा रासायनिक रूपों में जटिल अणुओं को भौतिक तथा रासायनिक रूपों में सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है पाचन। पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन के में उपस्थित जटिलतम अणुओं को उनके सरलतम अणुओं में किसकी सहायता से? भौतिक तथा रासायनिक रूपों या भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें परिवर्तन से, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से सरलतम रूपों में, सरलतम अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं को उनके सरलतम अणुओं में, भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं को भौतिक तथा रासायनिक रूपों में परिवर्तन की वजह से उसके सरलतम फॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे हम लोग पाचन कहते हैं। होता क्या है मैंने आपको बता दिया था, ये सिर्फ वर्ड फ्रेमिंग है। आपकी बुक में जो भी परिभाषा दी होगी आप वो याद कर लीजिएगा। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना तात्पर्य है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हम खाना जो खाते हैं उसमें जो जटिल से जटिल अणु हो उनको ऐसे रूप में तोड़ देना है कि हमारा शरीर उसे अवशोषित कर पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पाचन कहते हैं। अब पाचन ह्यूमन में जो होता है, मनुष्य में जो पाचन होता है, उसके लिए एक पूरा पाचन तंत्र है। ह्यूमन में, मनुष्य में जो पाचन होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई भी काम बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होता है। भले हम अपना काम सुव्यवस्थित ना करें, शरीर के अंदर सारा काम सुव्यवस्थित रहता है। हार्ट को पता है, हृदय को पता है कि उसे कैसे काम करना है, और वो कंटिन्यूसली, आप जाग रहे हो, सो रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वो हमेशा अपना काम कर रहा है। आपको सांस लेनी है, श्वसन हो रहा है, आपके फेफड़े कंटिन्यूसली जो है श्वसन कर रहे हैं। तो अंदर का काम बड़ा सुव्यवस्थित है, बाहर का हम लोग करे ना करे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पाचन क्या है बच्चों? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जटिलतम फॉर्म को सरलतम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पाचन जो होता है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन से अंगों से मिलकर पाचन होता है, इतनी बात हम लोग देखते हैं। चलिए, इसको यहाँ से आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, और उसके बाद मैं इसको मिटा देती हूँ। देखते हैं यहाँ पे आहार नली के भाग। देखिए हमारा जो पाचन तंत्र है वो है क्या? एक्चुअल में वो एक पाइप है।
वो क्या है, एक पाइप है। जैसे आपके घर में बहुत सारी पाइप होंगी, तो एक सिरे से जब कोई सामान डालते हैं और उस पाइप को ऐसे ऊपर लटका देंगे तो टाइम के साथ वो चीज़ें जो है नीचे के साइड जाएंगी और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएंगी। तो हमारा जो आहार नाल है वो एक प्रकार की इसी तरीके से पाइप है। अब समझिए कि पाइप जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, बीच बीच में कहीं उसको हम लोग जो है कि उसके डायामीटर को बढ़ा दे रहे हैं। हमारे पास एक सेम डायामीटर की समझिए पाइप है, उस पाइप में हम लोग एक सिरे पे कोई चीज़ डालते हैं तो कुछ समय के बाद दूसरे सिरे से निकल जाती है। वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रात में हम लोग खाते हैं, सुबह पेट खाली कर देते हैं। तो उसी तरीके से एक पाइप के एक सिरे से खाना डाला जाता है, दूसरे सिरे से खाना निकल जाता है। तो अब हमारे आहार नाल में और इस पाइप में अंतर क्या है कि हमारा जो आहार नाल है वो कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है, फिर कहीं पे जो है कि बड़ा एकदम बहुत पतली सी लंबी सी है, फिर कहीं थोड़ा मोटा सा लंबा सा है। तो क्या है कि एक पाइप है जिसका जो व्यास है, जो डायामीटर है, वो समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। तो वही पाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो पाइप है इसका नाम है आहार नली। इस नली का क्या नाम है? आहार नली। मतलब भोजन जाने वाली जो नली है उसे हम लोग क्या कह देंगे? आहार नली। तो आहार नली के कौन कौन से हिस्से होते समझते हैं। पहले आप खाना खाते हो तो कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। मुंह में क्या है? दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं, वो सब अपना अपना काम करती है। मतलब पहला हिस्सा जो है वो आपका मुख है। पहला हिस्सा आपके आहार नाल का क्या है? मुंह का। खाना तो पहले मुंह में ही डाल जाएगा, मुंह के अलावा तो कहीं से डाल नहीं सकते, हाथ पैर काट के डाल नहीं सकते, मुंह से ही खाना जाएगा। तो मुंह जो है वो पहला हिस्सा है। मुंह के बाद एक पतली सी पाइप होती है। क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है जो आपके खाने को आपके पेट में ले जाती है। पेट किसे कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि पेट भरा है, मतलब पेट क्या है? इतना पूरा एरिया जो है वो पेट है नहीं। हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? स्टमक मीन्स पेट। स्टमक मीन्स पेट। स्टमक को बायो में कहते हैं आमाशय। स्टमक को बायो में कहते हैं आमाशय। और आमाशय में क्या होता है कि भोजन का पाचन कह सकते हैं, एक मेजर हिस्सा जो है वो आमाशय में भी होता है। तो हम आमाशय को कहते हैं पेट। तो हमारी जो ये नली है क्या करती है? हम खाना खाते हैं, उसमें लार ग्रंथियाँ मिलाते हैं, उसमें जो है कुछ उसको पूरा चबा के एकदम उसे लेई जैसा बना देते हैं, फिर उसके बाद उसे निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये पाइप क्या करती है? ये आपके खाने को कहाँ पे लेके जाती है? ऐसे आमाशय में लेके जाती है। यहाँ पे देखिए, फिगर में ध्यान से देखिए, आपके बुक में भी ये फिगर दिया होगा। यहाँ पे क्या है कि इस इंसान का क्या है? मुँह है। ये एक बंदा है, इसका हमने सब काट पीट दिया और इसके आहार नाल को आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है? इसका मुंह है। और यहाँ पे क्या है कि इसने खाना खाया, चबाया और खाना अब जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो पतली सी ट्यूब है, ये जो पतली सी पाइप है, इसे कहते हैं ग्रसिका। इसे क्या कहते हैं? ग्रसिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं ईसोफेगस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईसोफेगस। तो ग्रसिका क्या है? ये वो वाली नली है जो कि आपके मुंह से खाना आपके पेट में, जैसे अमाशय कहते हैं, वहां पे लाती है। तो ये क्या है? ग्रसिका है। ग्रसिका के पास से, या कह सकते कभी कभी देखिए आपको क्या होता है कि आप पानी वगैरह पीते हो तो कभी कभी नाक से पानी आता है, मतलब कोई हंसा दिया या फिर कभी कभी पानी चढ़ जाता है नाक में और नाक से निकलने लगता है। तो घर वाले कहते क्या है कि खाना खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करो, खाना खाते समय बातें नहीं करो, बहुत हंसो नहीं। उससे क्या होगा कि आपका जो श्वसन तंत्र है और आपका जो पाचन तंत्र है वो बीच में एक जगह जुड़ा है। एक जगह एक छोटा सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपका पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र जुड़ा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खा रहे हो कि आपके आहार नाल में जाए और वो रिपीट होकर आपके नाक से, आपके श्वसन नाल से बाहर आ जाती है। तो ये बात ना हो इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका खाना जो है वो दूसरी नली में जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो जुड़ा है। आप कभी भी सांस लेते समय आप कुछ बोल नहीं सकते। आप जब सांस छोड़ोगे ना तभी आप कुछ, आपकी आवाज़ तभी निकलेगी जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे। आप अपने श्वसन के लिए जो गैस ली है उसे जब बाहर छोड़ोगे तभी आप बोल सकते हो। जब आप सांस अंदर लेते हो तो आप बोल नहीं सकते। आप ट्राई करके देखिएगा कि आप जब सांस अंदर लोगे तो आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। जब सांस आप बाहर छोड़ते हो तब आवाज़ बनती है। तो वो तो मान लो जब श्वसन वाली बात करेंगे तब करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका भोजन वाली नली और आपके श्वसन वाली नली मिली होती है। तो वो वाले हिस्से में वहाँ पे मिली होती है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं बस बता रही हूँ। आपका पहला जो अंग है वो क्या है? मुख है, मुंह है, और वहाँ पे क्या है? दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियाँ, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद ग्रसिका एक पतली सी ट्यूब है जो कि खाने को कहाँ लेके आती है? स्टमक में लेके आती है। कैसे लेके आती है? इनमें होती है
एक प्रकार की गति जिसे कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं उसे? क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति में क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे यहाँ खाना है तो पिच से यहाँ से करेगा, तो खाना यहाँ से पहले यहाँ चलाएगा, फिर ये यहाँ पे खाना जाएगा तो ये ऐसे मूव करेगा, तो फिर खाना इसके नीचे चलाएगा। मतलब आप पाइप में कोई चीज़ डाल दो, ठीक है, और वो पतली सी पाइप है और उसमें जो चीज़ जा रही है उसको क्या करना होगा? दबा दबा के नीचे करना होगा। जैसे सपोज करो कि हम लोग कोई चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ऐसे पतले से स्ट्रॉ में आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लास्ट वाला बचा रहे तो उसे दबा दबा के आगे करके फिर खाते हैं। तो वैसे कुछ गति इनके अंदर देखने को मिलती है, ऐसे डिचिक 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 करके ऐसी गति होती है, इसे कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति की वजह से मुंह से जो खाना है वो आमाशय में आता है। अब आमाशय में क्या होगा भाई? आमाशय क्या होता है? ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं ना कि हमारा खाना पच रहा है, तो खाना कहाँ ज़्यादातर पचता है, सबसे ज़्यादा देर तक खाना कहाँ रुकता है? वो है आपका आमाशय। आमाशय में क्या होता है? यहाँ पे उपस्थित होती है एक अम्ल जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जैसे आप खाना खाते हो, आपको पानी पूरी खाना बड़ा पसंद है, मार्केट के बाहर के जो रखे हुए मिठाइयाँ बड़ी पसंद है, तो उन मिठाइयों में, उन खानों में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ आपको रोग करने के लिए रोगाणु समझ लीजिए, कुछ रोगाणु रहेंगे। तो अब मान लो कि आप तो खाने से बाहर जाओगे नहीं, लेकिन शरीर तो आपको बार बार बीमार करेगा नहीं। आप बाहर का डेली खाओगे तब आप बीमार होगे, एक दिन खाने से नहीं बीमार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो आमाशय है, वहाँ पे उपस्थित होता है ये HCl। और HCl क्या है? ये अम्ल है, बिल्कुल तड़कती भड़कती आग की तरह। अम्ल अगर किसी पेज पे डाल दो या किसी चीज़ पे डाल दो तो जल जाता है। और हमारे पेट के अंदर भगवान ने हमको अम्ल दिया है। क्यों दिया है? ताकि आप जो ऐसे फालतू चीज़ें खाते हैं ना, उससे आप बीमार ना हो। तो ये HCl कहाँ प्रेजेंट है? हमारे आमाशय में प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमारे भोजन को लेई के फॉर्म में, एक पतली सी जो है कि कह सकते हैं एक पतले से मिश्रण के फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे ही हमारा आमाशय खत्म होता है, एक और अंग शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को ही कहा जाता है छोटी आंत। क्षुद्रांत को कहा जाता है बच्चों छोटी आंत। छोटी आंत क्यों कहा जाता है भी देखते हैं। और ये जो आपको ऐसे कुंडलित जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, पूरा ऐसे भरा हुआ पतली सी पाइप जैसी, वो हमारा कहलाता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के बगल में जुड़ा होता है, क्षुद्रांत का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो जुड़ा होता है एक दूसरी नली से, जिसे कहते हैं वृहदांत। जिसे क्या कहते हैं? वृहदांत। वृहदांत को ही हम कहते हैं बड़ी आंत। वृहदांत को ही हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत। अब देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे फिगर में दिखाऊं जहां पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बड़ा दिख रहा है, रुकिए, मैंने आपको लिए बहुत सारी फिगर्स यहाँ पे ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि ये है हमारा क्या, मुंह से खाना आ रहा है। एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं, समझिए कि हमारे मुंह से जो है इस ट्यूब द्वारा खाना आ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रसिका। इस ट्यूब द्वारा खाना आ रहा है और यहाँ पे जो एसिड भरा हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है, इसमें खाना आ जाता है। इसमें क्या आता है? खाना आता है। अब यहाँ से खाना क्या होगा? यहाँ पे उसको लेई के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और खाने को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है क्षुद्रांत, या जिसे हम कहते हैं छोटी आंत। इसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद देखिए, अब ये छोटी आंत क्या है? ये छोटी आंत ऐसे 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 करके यहाँ पे पूरा अंदर तक पूरा एकदम भरा हुआ है, एकदम पैक करके कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पाइप की तरह भरा हुआ है। तो ये क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत का जो अंतिम सिरा होता है वो कहाँ ज्वाइंट होता है? बड़ी आंत में। अगर आप इस पाइप को ऐसे खींच के सीधा कर दोगे ना, तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि पहले मुंह लगा है, मुंह के पास बाद जो पाइप है उसके बाद क्या लगा है? आमाशय लगा है। आमाशय को फिर ऐसे खींच के सीधा करोगे तो छोटी आंत बहुत लंबी सी दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा लंबी होती है छोटी आंत। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे लंबा पार्ट जो कवर करती है वो छोटी आंत होती है। उसके बाद जो है हमारी छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से ऐसे 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 खाना आता है और यहाँ पे स्टोर होता है। और आप जब है सुबह जब खाली होने जाते हैं तो वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाता है, जिसे बहिर्क्षेपण कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम ये छोटी आंत तो इतनी बड़ी दिख रही है कि इतने बड़े एरिया में पूरा का पूरा इसने भर रखा है।
तो इसको छोटी आंत कहते हैं और बड़ी वाली तो इससे बस सीधी सीधी आई है तो इसको बड़ी आंत कहते हैं। आखिर क्यों, ये बेचारी इतनी लंबी है तो इसको बड़ी कहना चाहिए था, और ये छोटू सा है तो इसको छोटी आंत कहनी चाहिए थे। तो आखिर हम बड़ी वाली को छोटी आंत, छोटी वाली को बड़ी आंत क्यों कह रहे हैं? इतनी नाइंसाफी आपने छोटी आंत के साथ क्यों की? ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। या फिर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं बूझो और पहली, उनके दिमाग में मान लीजिए क्वेश्चन आया कि बूझो ने कहा कि मैम आपने बहुत गलत किया है किसके साथ? छोटी आंत के साथ। वो बेचारी इतनी लंबी है फिर भी आपने उसका नाम छोटी आंत रखा है, और ये बड़ी आंत इतनी छोटी सी है फिर भी आपने उसका नाम बड़ी आंत रखा है, तो ऐसा क्यों रखा है? मैंने कहा बूझो पहेली से कि बेटा सुनो, ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत है ये लंबाई के हिसाब से नहीं है, ये इनकी चौड़ाई के हिसाब से नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने कहा कि जो पतली वाली ट्यूब है उसको कह देंगे छोटी आंत, और जो आपकी बड़ी वाली ट्यूब है, जैसे देखिए एक पाइप है जो कि इतनी पतली है, एक पाइप है जो कि इतनी पतली है, और एक पाइप है जो कि इतनी मोटी है, एक पाइप है जो कि इतनी मोटी है। तो क्या कहेंगे कि ये पतली वाली जो पाइप है इसके हम लोग कहते हैं छोटी आंत, और जो बड़ी वाली पाइप है, मोटी वाली पाइप जिसे कहेंगे, वो है हमारी बड़ी आंत। तो वैज्ञानिकों ने कैसे नाम दिया है कि जो पतली है उसे कह देंगे छोटी, क्योंकि अभी बेचारी छोटी सी है, खाएगी पिएगी तो बाद में बड़ी हो सकती है, तो अभी क्या है वो छोटी है। कैसे छोटी है? डायामीटर में छोटी है, व्यास में छोटी है, पाइप पतली है, और जो मोटी वाली पाइप है उसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। तो आज की बात बुझो पहले का कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, आपका भी हो जाना चाहिए कि मैम छोटी आंत तो साइज में इतनी बड़ी होती है तो इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, और बड़ी आंत तो क्या है वो छोटी सी है तो इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? उल्टा नाम दे देना चाहिए, तो इसको बड़ी कह देना चाहिए तो इसको छोटी कह देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों कि छोटी आंत जो होती है वो लंबी होती है, पतली होती है, काफी पतली होती है, इसलिए उसे छोटी आंत कहते हैं, और जो मोटी ताजी नली है हमारे पास उसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। सब आंत के क्या क्या काम होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, वो सब हम लोग बच्चों देखने वाले हैं। उसके बाद सबसे अंतिम वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं गुदा। गुदादार वो वाला हिस्सा होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर से जो मल है वो शरीर के बाहर जाता है, उसे कहते हैं गुदाद्वार। तो समझ में आ गया कि हमारी जो आहार नली होती है वो कौन कौन से चीज़ों से मिलके बनी होती है। पहले हमारा मुख है, मुख के बाद हमारी ग्रसिका है, ये वाला हिस्सा, ग्रसिका के बाद हमारा अमाशय है, अमाशय के बाद हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है, और बड़ी आंत के बाद सबसे अंतिम में हमारे पास क्या है? गुदा है। तो लिख लेते हैं कि हमारे आहार नली के कौन कौन से भाग होते हैं, आहार नली के क्या होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए बच्चों हमें जाना पड़ेगा अपनी स्लाइड पे जहाँ पे हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा था। एक मिनट, ये देखिए आहार नली के भाग वाला जो विषय था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मानव की जो आहार नली होती है उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहली बात है बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? मुख होता है। अभी सबके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। मुख में कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। हालांकि आपके विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन हम लोग इतना तो पढ़ेंगे कि आपको समझ में आए चीज़ें। बुक में कितना दिया है, आपके एग्जाम में कितना आएगा, वो मैटर करती हैं चीज़ें, लेकिन इतना आपको बता देंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या क्या किस तरीके से होता है। दूसरा जो पार्ट है उसे हम लोग बच्चों कहते हैं ग्रसिका। दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रसिका। ये वो वाली पतली सी पाइप है जो कि मुख को अमाशय से जोड़ती है। तीसरा हिस्सा क्या है हमारे पास? आमाशय। तीसरा हिस्सा क्या है बच्चों? आमाशय। आमाशय जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टमक, और हिंदी में क्या कहते हैं? पेट। तो वो पेट क्या है? वो छोटी सी जो थैली है उसी को पूरा पेट कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे क्या है? इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं क्षुद्रांत, या फिर उसे कहते हैं छोटी आंत। उसे क्या कहते हैं? छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत। उसके बाद पांचवा जो पार्ट है वो है हमारे पास बड़ी आंत। बड़ी आंत क्यों कही जाती है? क्योंकि उसका डायामीटर ज़्यादा है, उसका व्यास ज़्यादा है। उसके बाद जो छठवां हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों गुदा। गुदा क्या है? ये वो वाला हिस्सा है जहाँ से हमारे शरीर के बाहर मल निकलता है, उससे हम लोग कहते हैं गुदा। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है मानव की आहार नली के भाग। ठीक है, अब देखिए ये तो वो पाइप है जिसमें से हो के खाना जाएगा। अब इसके साथ साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारे पाचन में सहायक होती हैं। जैसे बस पाइप में से खाना पास करने से थोड़ी ना खाना पचेगा, उसमें कुछ एंजाइम्स डालने पड़ेंगे जो कि हमारे खाने को पचाएंगी।
ठीक है। अब जैसे कढ़ाई को गैस पे रखने से या फिर कह सकते हैं कि कढ़ाई को अपने सब्जी को गैस में डालने से थोड़ी ना कुछ होगा, गैस को जलाना भी पड़ेगा। और अगर गैस को जलाना है तो उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और इस तरीके से पाचन करने के लिए भी हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों के नाम के बारे में भी जानते हैं। तो ये आपको याद हो गया। पहले क्या है, मुख है, मुख के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। एक दो बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे काफ़ी अच्छे बच्चे हैं तो उनको चीज़ें याद भी हो जाती हैं। अब हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं बच्चों की, वो कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि पाचन में सहायक होती हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि पाचन में सहायक होती हैं। एक मिनट। पाचन ग्रंथियां जिसे हम लोग कहते हैं, पाचन, सॉरी भाचन मैं नहीं लिख रही हूं, मैं पाचन लिखना चाहती हूं। पाचन ग्रंथियां, ऐसी कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता देती हैं, सहायक होती हैं। सबसे पहली ग्रंथि आपके मुंह में प्रेजेंट होती है। अब आपको लगेगा कि मैम मुंह तो मैंने बहुत बार खोल खोल के शीशे में देखा है, उसमें तो कोई ग्रंथि है नहीं। तो वो आपको खुली आंखों से भले ना दिखे, लेकिन आपके मुंह में ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं लार ग्रंथियां। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लार। जैसे मम्मी लोग कहती है ना कि छोटा बच्चा रहता है, सोया रहता है तो उसके मुंह से पानी टपकता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं कि लार ग्रंथियां। या फिर जैसे अच्छा अच्छा खाना देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हमको लगता है कि अच्छा अच्छा खाना दिख रहा है, खाने को मिलेगा और उसे पचाना है। हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सामने अच्छा खाना रखा है, मतलब आप खाओगे, और आप खाओगे तो उसे पचाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम अच्छा खाना कुछ देखते हैं तो हमारे मुंह में पहले से पानी आने लगता है। तो सबसे पहली ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि है। ये करती क्या है, ये परिवर्तित करती है मंड को शर्करा में। किसको परिवर्तित करती है, मंड को शर्करा। मतलब आप खाने को बहुत टाइम तक मुंह में रखोगे, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे छोटे पे, कि अमरूद की पत्तियों को तोड़ के खा लेते थे और उसे बहुत टाइम तक कूचते रहते थे। फिर उसके बाद हम लोग ठंडा पानी पीते थे ना, तो एकदम मीठा मीठा सा लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि अमरूद की पत्तियों में भी क्या प्रेजेंट है, मंड प्रेजेंट है। हर पत्तियों में मंड होता है। उन मंड को जब हम लोग बहुत टाइम तक चबाते हैं तो हमारी लार ग्रंथियां जो हैं इन मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देती है। और शर्करा क्या होती है, मीठी होती है, तो इसलिए हमें मीठा लगता था। तो खाने को कहा जाता है कि अच्छे से चबा के खाओ, इसलिए कहा जाता है ताकि यहाँ पे जो लार ग्रंथियां हैं वो मंड को शर्करा में परिवर्तित कर पाए, उनको वो समय मिल पाए। तो ये लार ग्रंथियों का काम है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मैम दिखता तो एको नहीं है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुंह में प्रेजेंट होती हैं। दूसरी ग्रंथि का नाम है यकृत। दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। अब यकृत क्या है, लिवर सुना है, लिवर आपको पता होगा, यकृत पता हो ना हो। लिवर में स्वेलिंग हो जाती है, लिवर में ये हो जाता है, लिवर में वो हो जाता है। तो लिवर क्या है, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे पाचन में हेल्प करती है। कैसे करती है भाई, लिवर में एक रस बनता है जिसे कहते हैं पित्त रस। कुछ लोगों का होता है ना कि पित्त रस की क्या होती है, पित्त का क्या हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। पित्त में कुछ प्रॉब्लम आती है, पित्त में जो स्टोन हो जाता है तो पित्त को निकाल दिया जाता है, या ऐसे कुछ आपने सुना होगा। पित्त रस बनता है हमारे यकृत में। पित्त रस बनता है कहाँ पे, यकृत में, समझ लीजिए। और यकृत से एक पाइप आती है, वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में खुलती है। और ये यकृत क्या करता है, यकृत जो है कि वसा के बड़े बड़े फॉर्म, जैसे इस तरीके से वसा के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ये पित्त रस जो है वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। तो ये यकृत का काम हो गया। एक और काम देखते हैं, हमारे पास एक और ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है, आपने एक एंजाइम का नाम जरूर सुना होगा, इंसुलिन। क्योंकि आजकल घर घर में लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और उनको इंसुलिन के चाहे इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर अब तो इंसुलिन का एक प्लांट भी आता है जो कि इंसुलिन को लेवल को मेंटेन करता है। तो ये जो अग्न्याशय है ये वहीं से इंसुलिन बनता है। तो वो हमें भी नहीं करना है, हमें ये करना है कि अग्न्याशय से कुछ एंजाइम्स निकलती हैं जो कि हमारे प्रोटीन को, हमारे वसा को और हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम देती हैं। तो अग्न्याशय से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, तीन एंजाइम्स, हार्मोन्स नहीं कहेंगे, 3 एंजाइम्स निकलते हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। कहाँ कहाँ तोड़ता है बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जगह नहीं है, नाम लिख लेते हैं।
ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं एमाइलेज। क्या होता है बच्चों, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा के पाचन में हेल्प करता है, मंड के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये वसा के ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हें और भी सरलतम रूपों में परिवर्तित कर देता है, और इस परिवर्तन के बाद हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब अवशोषण शुरुआत हो जाता है। आपको आज मैंने क्या क्या बताया कि हमारे शरीर में पाचन के लिए एक नली होती है, जो पतली सी नली मुंह से शुरू है और गुदा पे खत्म होती है। इस जो नली है इसको बीच बीच में स्ट्रेच करके इसका डायामीटर बढ़ा दिया गया, कहीं मोटी है कहीं पतली है। पहला हिस्सा मुख है, मुख के बाद हमारे पास ग्रसिका है, ग्रसिका के बाद अमाशय है, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद गुदा है। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद क्या है कि मुख में हमारे पास कुछ ग्रंथियां हैं जिसे कहते हैं लार ग्रंथियां। आपके एनसीईआरटी की बुक में लार ग्रंथियों को ही लाला ग्रंथियां दिया है, तो इसे लाला ग्रंथियां भी कहते हैं। तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं हमारे मुख में, जो कि मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का काम करती हैं। दूसरी ग्रंथि है हमारे शरीर की यकृत ग्रंथि, जिसे हम लोग लिवर कहते हैं, और ये लिवर क्या करती है, पित्त रस का निर्माण करती है। इस पित्त रस क्या करता है, वसा के अणुओं को, ये क्या है, वसा के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसे हम लोग कहते हैं जो है ये यकृत से बनता है। तीसरा हमारे पास जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। तीसरी जो ग्रंथि है वो कहलाती है अग्न्याशय। अग्न्याशय को इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। पत्ती जैसी ये संरचना होती है, उसे हम डिटेल में देखेंगे। अग्न्याशय क्या करता है, यहाँ से 3 एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम जिसे हम लोग ट्रिप्सिन कहते हैं, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। एमाइलेज क्या होती है, शर्करा के पाचन में सहायक होती है, और लाइपेज जो होती है वो वसा के पाचन में सहायक होती है। इस तरीके से अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम्स का स्त्रावण होता है, एंजाइम्स यहाँ से सिक्रीट होती हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि डाइजेशन में 3 ग्रंथियां हैं और वो 6 जो हैं वो 6 पार्ट हैं। अब एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और उनके काम को समझेंगे। जितना आज की वीडियो में हो पाता है आज की वीडियो में करेंगे, बाकी की चीजें हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या फिर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। चलिए देखते हैं हम कि हमारे पास जो मुख का पहला भाग था, जो हमारे पास ग्रासनली का पहला भाग था, वो था हमारा मुख। मुख में क्या क्या चीजें हैं, मुख में हमारे पास जीभ है, दांत है और लार ग्रंथियां, 3 चीजें हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मुख और मुख गुहा में सबसे पहले हमारे पास क्या है, मान लो, चलो भाई आगे चलो। सबसे पहली चीज है हमारे पास मुख में दांत। अब दांत क्या करती है, भोजन को छोटे छोटे, भोजन का जो भौतिक परिवर्तन होता है, भोजन का जो भौतिक पाचन होता है, कौन सा पाचन होता है, भौतिक पाचन। भौतिक पाचन जो होता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है, वो किसकी सहायता से होता है, दांतों की सहायता से। तो दांत क्या करते हैं, भोजन के भौतिक फॉर्म को परिवर्तित करते हैं। भौतिक का फॉर्म क्या मतलब, उसका जो शेप था, साइज था, उसको क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। हम खाने को चबाते हैं, चबाते क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रसिका वाली नली है ना भाई, बहुत पतली है, और पतली नली से अगर खाने को ले जाना है तो उसे क्या करना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम दांत को खाने को कूचते हैं या खाने को चबाते हैं, तो उसके बाद क्या होती है, हमारे मुंह में जीभ होती है, और वो जीभ जो है वो लगातार उसको पलटती रहती है। जैसे आपने कभी अगर ओखल में जो है कि धान वगैरह को कूटते हुए, दाल वगैरह को साफ करते हुए देखा होगा, या फिर खलबट्टा वाली जो चीज़ आती है उसमें से मसाले वसाले पीसे जाते हैं, तो लोग पीसते हैं, उसके बाद उसको चला देते हैं। मिक्सी में भी क्या होता है, मिक्सी में पहले डाल देते हैं, और अगर सामान ज़्यादा होता है या फिर अच्छे से पीसना होता है तो उसको 1-2 बार खोल के जो है घुमा देते हैं। तो क्यों घुमाते, ताकि सभी जगहों पे जो चीजें हैं वो समान रूप से मिक्स हो जाएं, मिश्रित हो जाएं। तो जब हम चबाते हैं खाने को, तो हमारी जीभ जो है वो लगातार उसे पलटती रहती है, ताकि हमारा भोजन अच्छे से जो है कि उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाएं। और तीसरी चीज होती है हमारे मुख में, जिसे कहते हैं लाला ग्रंथियां या फिर लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां क्या होती है कि ये, इनका काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये शर्करा, मंड को शर्करा में परिवर्तित करती हैं। और दूसरा इनका काम क्या होता है बच्चों, दूसरा इनका काम ये होता है कि ये परिवर्तन के बाद हमारे से, ये ग्रसनी है, आप खाते हो चिप्स, और चिप्स क्या होता है कि अगर ग्रसनी में लग जाए तो कट्स लग जाएंगे।
अगर चिप्स को हम लोग मुंह में लाल ग्रंथियां ना रहे, मुंह में थूक ना रहे और वो गीली ना हो, तो क्या होगा कि हमारे जो ग्रसनी बनेगी, हमारी जो ग्रसनी से खाना जाएगा उसमें रोज क्रैक्स लगे हों। आपको खाना क्या है, कुरकुरे खाना है, चिप्स खाना है, कड़ी कड़ी चीज़ें आपको खानी है, तो फिर वो रोज रोज उसमें जो है कि क्रैक्स हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से आप खाने को स्वेलो कर पाएँ, अच्छे से आप खाने को निगल पाएँ, इसलिए हमारे जो है कि मुंह में जो है लाल ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें कि जल भी एक पार्ट होता है, उसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, ताकि उसे अच्छे से हम निगल पाएँ। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास दांत है। दांत जो है वो क्या करता है, वो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। क्या क्या होता है, 4 प्रकार के दांत हमें ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, कृंतक। ये जो सामने के 2 दांत दिखते हैं ना, जो चपटे चपटे से 2 दांत दिखते हैं, वो है आपके कृंतक। कृंतक के बाद होता है रदनक। कृंतक के बाद रदनक। ये जो इधर कॉर्नर पे इधर जो है 4 दांत के बाद इधर जो सेंटर से अगर आप 2 दांत देखते हैं, फिर 2 दांत, तो 4 दांत के बाद जो 6वां दांत होता है, इधर से तीसरा और इधर से तीसरा, वो जो दांत होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, कुछ इस तरीके से वो दांत होता है। तो इस दांत को कहते हैं रदनक। ये चीरने फाड़ने के काम में आता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो है अग्रचवर्णक। वो क्या है, अग्रचवर्णक। क्योंकि आपके एनसीईआरटी से अब दांत के टाइप्स वगैरह को नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में एज सच जो है ये टाइप्स वगैरह नहीं दिए हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते थे और ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि आप 11th वगैरह में जाएंगे तो आपको पता होनी चाहिए। अग्रचवर्णक के बाद जो चीजें होती है उसे कहते हैं चवर्णक। सबसे पहले जो 4 दांतें होते हैं उसे कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, और पीछे के जो कहते हैं विजडम टीथ, वो क्या होते हैं, चवर्णक होते हैं। तो इस तरीके से कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक होते हैं, जो कि हमारे मुख में दांत के प्रकार होते हैं। तो ये दांत के बारे में हो गया। इनका काम क्या होता है, भोजन के भौतिक रूपों में परिवर्तन करना, उसे चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जीवा है, जिसे हम लोग जीभ कहते हैं। जीभ क्या होती है, जीभ वो ग्रंथि होती है जो कि सबसे पहली बात खाने को जब हम लोग चबाते हैं तो उसे मिक्स करती है सलाइवा के साथ, और दूसरी बात ये क्या करती है, आवाज़, आप अगर जीभ नहीं रहेगा तो आप बोल नहीं पाओगे। साउंड को प्रोड्यूस करने के बाद उसे एक प्रॉपर जो शेप देने का काम होता है वो जीभ करती है। और तीसरी बात कि आप क्या खा रहे हो, वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खराब हो चुका है, टेस्टी है, वो कौन बताता है, जीभ बताती है। कैसे बताती है, जीभ के ऊपर प्रेजेंट होती है छोटी छोटी ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स आपको बताती हैं कि खाना खट्टा है, मीठा है, तीखा है। वो क्या करती हैं, वो ग्रंथियाँ, वो एक छोटे छोटे जो है कि कह सकते हैं कि छोटे, आप जीभ को कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको जीभ में बड़े बड़े कुछ वाइट और कुछ छोटे छोटे, अगर आपने जीभ को साफ किया ढंग से तब तो आपको छोटे छोटे से डॉट देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े बड़े डॉट्स देखने को मिलते हैं, कुछ दूर दूर, कुछ काफ़ी पास। तो वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जीभ पे जो कि हमें टेस्ट को फील करने में, टेस्ट को पता करने में काम में आते हैं। तो वो जीवा का पार्ट होता है। तो जीवा क्या क्या करती है, खाने को मिक्स करती है लाल ग्रंथि के साथ, साउंड प्रोड्यूस करने में काम करती है, हालांकि ये डाइजेशन का पार्ट नहीं है। और तीसरा क्या है, भोजन को टेस्ट करने का, भोजन के जो स्वाद है उसको चखने का काम करती है, जीवा करती है। तो बहुत डिटेल में आपके में नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसे शॉर्ट में ही देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों को क्या काम है, हमारे मुंह में जो है 3 ग्रुप में, या कह सकते हैं 3 जोड़ी, हमारे मुख में 3 जोड़ी क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मुख में। इन्हें हम लोग लार ग्रंथियों के साथ साथ क्या कहते हैं, लाला ग्रंथियां या लाला रस भी कहते हैं। और ये लाला रस क्या करती हैं, इसे जो है लार रस भी कहते हैं या लार कहते हैं। और इसे हम ये क्या करती हैं, ये मंड को, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शर्करा। मंड को शर्करा में परिवर्तित करती हैं। ये काम किसका है, लाला ग्रंथियां, जिसे हम लोग लार कहते हैं, लार। तो ये बात हो गई। अब खाना क्या है, खाना किस स्टेज में पहुंच चुका है, उसे हमने चबा लिया, उसमें लार ग्रंथियां मिला ली, शर्करा, मंड जो है वो शर्करा में परिवर्तित हो गया। मतलब डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का मुख से शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुख में किस चीज का पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि शर्करा एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम लोग पाचन करके उसके छोटे फॉर्म शर्करा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो है कि लार ग्रंथियों का काम हो गया। दूसरी बात आती है हमारे पास ग्रसिका की। ग्रसिका क्या है, ये वाली ट्यूब की बात आती है। ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब वाइट नहीं बनाओ भाई, इरेज हो जाएगा।
ये जो ट्यूब है ये हमारी ट्यूब क्या कहलाती है, ग्रसिका। और यहाँ पे देखिए भोजन आ रहा है, एकदम पतली सी ट्यूब है, जहाँ पे भोजन जाता है वहाँ पे वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है। फिर ऊपर से प्रेशर आता है जिसकी वजह से भोजन थोड़ा सा नीचे की तरह ढकेला जाती है, और फिर प्रेशर लगता है तो वो और नीचे और नीचे और नीचे करके यहाँ पे ये स्टमक में आ जाती हैं, आमाशय में आ जाती हैं। तो इनके अंदर कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली के अंदर, या जिसे हम लोग ग्रसिका कहते हैं, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता, पाचन अनुपस्थित होता है, कोई पाचन नहीं होता। बस ये क्या करती है, मुंह से खाना जो है आमाशय तक ला देती है, इनका काम यही है। अब आमाशय को देखते हैं। आमाशय इस तरीके से, देखिए आमाशय क्या है, इस तरीके से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से खाना, तो देखिए यहाँ पे हमारे आमाशय में खाना है, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारी जो हमारा HCl था, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो इस पर एक्शन कर रहा है और इसे जो है लेई के फॉर्म में परिवर्तित कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो आमाशय है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है कि सबसे पहले तो ये थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, थैलीनुमा, एक थैली जैसे संरचना होती है, जिसके अंदर भोजन के पाचन का एक बड़ा हिस्सा काम करता है। इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन में जो भी, हमारे भोजन में जो भी जीवाणु रहते हैं, जो भी रोगाणु रहते हैं, उसको क्या करता है, मार देता है, ताकि हम जल्दी बीमार ना हो। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं उन्हें मार देता है। मुख में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कह सकते हैं एक प्रकार से एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उसे किल करने का काम करता है, लेकिन अगर बच जाती है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मार देती हैं, क्योंकि इसका जो पीएच होता है ये बहुत कम होता है, ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं, अम्लीय होती हैं। अम्लीय इतनी होती हैं कि अगर हम इसे स्टमक से बाहर निकाल के कहीं पे डाल दें, इसका पीएच कितना होता है, 2.8 के आसपास इसका पीएच होता है। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा इसमें अम्लीयता होती है, इतना ज़्यादा ये अम्लीय होता है, इतना ज़्यादा ये सांद्र HCl का सोल्यूशन होता है कि अगर इतना सांद्र HCl का सोल्यूशन बाहर हम लोग डालें तो पेज वगैरह का कपड़ा वगैरह तो जलाई देगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारा पेट क्यों नहीं जलता, क्योंकि अगर आप स्टमक को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आप स्टमक बनाएंगे, तो स्टमक की जो अंदर वाली भित्ती होती है ना बच्चों, इन स्टमक की या आमाशय की जो अंदर वाली भित्ती होती है, इन भित्तियों के ऊपर क्या होती है, कुछ कोशिकाओं की एक अस्तर होता है, कुछ कोशिकाओं का एक लेयर होता है। उस लेयर की ये लेयर जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए HCl जो है वो हमारे आमाशय को जो है कि नहीं जलाती है, नहीं खराब करती है। समय के साथ साथ ये लेयर बदलता रहता है और जो है कि हमारे शरीर के साथ ये एक्सक्रीट आउट होता रहता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में हम जो है, अगर जो लोग मांस मछली खाते हैं वो मांस मछली पाचन कर लेते हैं, क्योंकि मांस मछली तो हमारी बॉडी की तरह ही है। जैसे अगर कोई जो है कि ह्यूमन चाहे तो किसी ह्यूमन का अगर मीट उसे मिल जाए तो वो खा के पचा सकता है। माना कि ये बहुत अनइथिकल होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो खाएगा। जैसे जिसके भी मांस ह्यूमंस खाते हैं वो मांस कैसे होते हैं, पच जाते हैं। तो अगर मांस को हमारा आमाशय पचा सकता है तो हमारा आमाशय क्यों नहीं पचता, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है कि अगर हमारा शरीर जो है वो मांस को पचा सकता है तो हमारा शरीर भी तो मांस का ही बना है, तो हमारा आमाशय क्यों नहीं पच जाता। वो इसलिए क्योंकि आमाशय की जो अंदर की लेयर होती है उसमें कुछ भित्तियाँ प्रेजेंट होती, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, और हमारे जो HCl है वो डायरेक्ट आमाशय की जो अस्तर होती है, जो कोशिकाओं की जो लेयर होती है, उसके कांटेक्ट में, उसके संपर्क में नहीं रहती है, इसलिए वो पाचन नहीं कर पाती। मतलब आप ये समझ सकते हो कि बीच में कोई अवरोधक लगा दिया गया है। जैसे क्या होता है कि बारिश में जो गेट वगैरह रहते हैं उनके बाहर क्या करते हैं, टीन की जो है लेयर लगा देते हैं, तो बाहर बारिश में जो लकड़ी रखी है वो गल जाएगी, लेकिन जिसके ऊपर टीन की हमने कवरिंग कर दी है वो लकड़ी खराब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हम जो है मांस को पचा सकते हैं, लेकिन हमारा स्टमक, हमारा आमाशय इसलिए नहीं पचता क्योंकि हमने उसके बाहर क्या किया, एक सील्ड बना दी है। वो एक सील्ड ऐसी है जो हमें पावर देती है, और वो समय के साथ हम बदलते रहते हैं। जो स्टील की कवरिंग लगाते हैं उसे समय के साथ चेंज करते रहते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि वो जो है अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो हमारी लकड़ी ना खराब हो, इसलिए हमारा आमाशय ना खराब हो, इसलिए उस सील्ड को समय के साथ परिवर्तित करते हैं। यहाँ देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत अम्लीय होता है, जिसकी वजह से ये रोगाणुओं का नाश करता है। किसका नाश करता है, रोगाणुओं को
नष्ट करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अब देखिए और क्या चीजें हैं। ये तो बात हो गई कि एक तरीके से ये सेफ्टी का काम कर रहा है कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे पाचन शुरू होता है सबसे पहली बात प्रोटीन का। जो हमारे पास आमाशय है यहाँ पे सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। कैसे प्रोटीन का पाचन होता है? हमारे पास जो हमारा आमाशय है उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां क्या सिक्रीट करती हैं? ये ग्रंथियां सिक्रीट करती हैं पेप्सिन। ये ग्रंथियां क्या सिक्रीट करती हैं? पेप्सिन। क्या सिक्रीट करती हैं? पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या है? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन को ये क्या करता है? पाचन करता है। और प्रोटीन को इसके सिंपलर फॉर्म में, इसका सिंपलर फॉर्म क्या है? अमाइनो अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं अमीनो अम्ल, उसके फॉर्म में परिवर्तन करना शुरू करता है। अमीनो अम्ल के फॉर्म में परिवर्तन करना शुरू करता है। देखिए प्रोटीन क्या है कि बहुत सारे अमीनो अम्ल जो है एक दूसरे से जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई प्रोटीन हमने खाया, उसमें जो है 1000 इस तरीके से अमीनो अम्ल जुड़े थे। तो जब आमाशय में जाता है तो मान लो कि हमारे पास जो टूटा वो 4 का टूट गया, 4 का टूट गया। कुछ जो चेन थी वो 2 की बच गई, कुछ जो चेन थी वो 6 की बच गई। तो मतलब बहुत लंबी सी चेन थी, उसे आमाशय में थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। जैसे हमारे मान लो कि हमारे पास कोई नेकलेस है, उसमें क्या है, बहुत सारी मोतियां लगी हैं। तो हमने उस बड़ी सी मोती को क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। एक एक मोती को अलग नहीं किया है, लेकिन उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तो ये काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल के छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। एक सिंगल अमीनो अम्ल नहीं बनाता, या कह सकते हैं प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, जिसे पेप्टाइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स कहते हैं। उसमें परिवर्तित करता है। ये काम किसका है? आमाशय का है। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहली बात तो ये रोगाणुओं का नाश करता है। दूसरी बात कि यहाँ पे प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अब जैसे ही खाना जो है यहाँ से बाहर जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा अम्लीय है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? बहुत ज़्यादा अम्लीय है। 2.8 जो है यहाँ का pH है। अब जैसे ही खाना बाहर जाएगा तो यहाँ पे तो हमने सील्ड लगा रखी थी, यहाँ पे तो हमने प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा रखी थी, लेकिन स्टमक के बाहर हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। तो जैसे ही खाना इस स्टमक के या आमाशय के बाहर जाएगा तो हमें इसकी जो है कि अम्लीयता को कम करनी पड़ेगी। और आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा कि अम्लीयता को कम करने के लिए हम वहाँ पे क्षार मिला देते हैं। क्षार मिला देंगे तो वो क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि मान लो क्या करते हैं, जैसे घर में सब्जी बना रहे हो और उसमें नमक ज़्यादा हो गया, तो लोग क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? नमक थोड़ा कम हो जाता है। या फिर जो है कि उसमें छोटे छोटे आलू की गोलियाँ, आलू की नहीं, आटे की गोलियाँ बना के डाल देते, तो वो आटे की गोलियाँ क्या करती है? नमक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे निकाल लेते हैं, फिर सब्जी का टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे पास स्टमक में जो pH है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसके pH को हमें कम करना है, तो जैसे जहर को काटता है, उसी तरीके से इसका कोई काट हम लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से pH कम हो। तो हमारे पास जैसे ये स्थान खत्म हुआ ना, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है छोटी आंत। हमने देखा कि आमाशय के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट है? छोटी आंत प्रेजेंट है। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? यहाँ पे होती है एक क्षारीय मीडियम, यहाँ पे होता है क्षारीय कंडीशन, और यहाँ पे शुरुआत होती है असली पाचन की और असली अवशोषण की। अभी तक सिर्फ हमने क्या पाचन किया है? हमने एक हिस्सा मंड को शर्करा में परिवर्तित कर दिया और प्रोटीन की जो बहुत बड़ी बड़ी चेन थी उसे छोटी छोटी चेन्स में काट दिया। अब हमारे पास शुरुआत होगी पाचन की। ये है हमारे पास छोटी आंत। इस तरीके से कुंडलित अवस्था में बहुत बड़ी सी लंबी सी चेन होती है जहां पे पाचन शुरू होता है, और छोटी आंत की जो शुरुआत वाला हिस्सा होता है वहीं पे यकृत अपने जो पित्त रस को भेजता है। जैसे कि आपके पास इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से ट्यूब आई और यहाँ पे इस तरीके से क्या बना? यहाँ पे इस तरीके से आमाशय बना, यहाँ पे इस तरीके से आमाशय बना, और इस आमाशय जैसे ही यहाँ पे आमाशय खत्म हुआ और यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत हुई? यहाँ पे इस तरीके से शुरुआत हुई किसकी? मान लो यहाँ से आमाशय खत्म हुआ और यहाँ से क्या बना? यहाँ से बनी छोटी आंत। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास ग्रसिका। ये है हमारे पास बच्चों ग्रसिका। ग्रसिका के जस्ट बाहर हमारे पास है आमाशय।
ग्रसिका के जस्ट बाहर है हमारे पास अमाशय, और अमाशय के जस्ट बाहर बच्चों हमारे पास क्या है, छोटी आंत। इसके बाहर हमारे पास क्या है, छोटी आंत। इसका जो अंतिम वाला हिस्सा है वो छोटी आंत की शुरुआत वाला हिस्सा है। ये जो छोटी आंत का शुरुआत वाला हिस्सा है, इसके थोड़ा सा ही ऊपर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पता है क्या, यकृत यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ यकृत आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और यकृत जो पित्त रस बनाता है वो यहाँ पे डाल देता है। यकृत जो पित्त रस बनाता है वो यहाँ पे डाल देता है। अब हम लोग छोटी आंत को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। इस तरीके से अगर हम छोटी आंत को और बड़ा करें तो छोटी आंत का यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पे ये मुड़ता है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, पता है क्या, अग्न्याशय। यहाँ पे इस तरीके से पत्ती लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। और ये अग्न्याशय क्या करती है, ये अपना जो ट्रिप्सिन है, जो अपना एंजाइम है वो यहाँ पे डालती है। इसका मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पाचन होता है वो यहीं पे होता है। आपको बात समझ में आई कि जैसे ही अमाशय से हमने बाहर निकला, छोटी आंत शुरू हो गई। छोटी आंत में यकृत ने अपने, यकृत जो हमारे पास ग्रंथि है जिसे हम लीवर कहते हैं, वो जो पित्त रस बनाती है वो यहाँ पे डाल देती है, और हमारे पास जो अग्न्याशय था वो भी जो एंजाइम बनाते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यकृत जो एंजाइम डालता है उससे क्या पाचन होता है, अग्न्याशय जो एंजाइम डालता है उससे क्या पाचन होता है, और जो हमारे पास छोटी आंत है इसके पास भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसके द्वारा भी पाचन होता है। मतलब अंतिम जो मुहर लगती है पाचन की, अंतिम जो कह सकते हैं 100 सोनार की एक लोहार की जो लगती है, वो कहाँ पे लगती है, छोटी आंत में, क्योंकि सारे जो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं वो इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पे खाना पचेगा और यहीं पे से खाना अवशोषित होगा। मतलब पाचन की जो अंतिम क्रिया है वो भी यहीं से होगी और अवशोषण भी यहीं से होगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में आएगा कि जो अंतिम पाचन का स्टेप्स होगा वो यहीं पे होगा। चलिए समझते हैं कि आमाशय से जो आता है उसके साथ क्या, यकृत से जो एंजाइम्स आते हैं वो क्या करते हैं, अग्न्याशय के एंजाइम्स क्या करते हैं, और हमारे जो छोटी आंत है वहाँ के जो एंजाइम्स आते हैं वो क्या काम करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यकृत की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यकृत के एंजाइम्स की। छोटी आंत में मान लो जो यकृत से जो एंजाइम्स आते हैं वो एंजाइम्स का क्या नाम है, पित्त रस आता है। क्या आता है, पित्त रस। वो होता है पित्त रस। पित्त रस करता क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वसा के बड़े बड़े अणुओं को, जिस तरीके से इस तरीके से वसा के बड़े बड़े अणु हैं तो उसे जो है छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देता है। ये पित्त रस क्या करता है, मतलब कि जटिल वसा अणुओं को, जटिल वसा अणुओं को उनके सरलतम रूप में परिवर्तित करता है। तो आखिर भाई इसके परिवर्तन का फायदा क्या हुआ, आखिर इसने बड़े बड़े वाले को छोटा छोटा क्यों किया। देखिए, जब आप किसी बड़े चीज़ पे काम करोगे, मान लो जैसे कि आपको गेहूं सुखाना है या घर पे कोई चीज़ सुखानी है, आप उसे एक जगह पे ऐसे उसका गाज कर दोगे, एक जगह कलेक्ट करके रखोगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, उस पर सनलाइट कम पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे फैला देते हैं प्रॉपर। मम्मी लोग क्या कहती है, अच्छे से फैलाना, सब जगह इक्वल। तो उससे क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग एक बड़े मॉलिक्यूल को कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं तो उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो मतलब कि अब इस वसा को पाचन करने के लिए एंजाइम यहाँ से भी काम कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, तो इनका जो है सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो पित्त रस है वो वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, जिसकी सहायता से हमारा जो वसा का पाचन होता है वो आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये किसका काम होगा, ये यकृत का काम हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग किसके बारे में, आगे हम लोग देखते हैं जो एंजाइम्स अग्न्याशय से आते हैं उनके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं जो एंजाइम्स अग्न्याशय से आते हैं उनके बारे में। अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम्स के बारे में, अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम्स के बारे में हमने कहा था कि अग्न्याशय से 3 प्रकार के मेनली एंजाइम्स बनते हैं। पहला जो एंजाइम है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन। पहले एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, देखिए स्टमक में या जैसे हम लोग आमाशय कहते हैं उसमें सारे प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। मतलब सिंपलर फॉर्म में ये परिवर्तित कर देता है, अमीनो
अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये किसका काम है? ट्रिप्सिन का काम है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरे एंजाइम्स की बात करें तो दूसरा एंजाइम है हमारे पास लाइपेज। दूसरा एंजाइम क्या है हमारे पास? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है कि ये वसा को पचाता है। वसा अपने छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में है। अब वसा को ये तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? वसा को तोड़ेगा। और वसा किस चीज से मिलके बना है? आपको अगर शायद पता हो कि वसा बनी होती है वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल से मिलके ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलके क्या बना होता है? वसा बना होता है। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें ये इसको कन्वर्ट कर देता है। तीसरी चीज हमारे पास होती है, तीसरी चीज हमारे पास होती है क्या? एमाइलेज। तीसरी चीज हमारे पास होती है एमाइलेज। एमाइलेज में क्या होता है बच्चों? एमाइलेज में होता है कि हमारे पास जो शर्करा है, जो मंड था या जो शर्करा थी हमारे पास, सारे के सारी मंड जो है वो शर्करा में नहीं परिवर्तित हुई थी। अब यहाँ पे जो मंड है या फिर थोड़ी बड़ी जो शर्करा है उसे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे शर्करा में या कह सकते हैं कि ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में या फ्रक्टोज के फॉर्म में यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो ये काम कौन करता है? अग्न्याशय से जो एंजाइम्स आते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये करती है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। लाइपेज किसका पाचन करती है? एमाइलेज वसा का। और एमाइलेज किसका पाचन करती है? मंड का। प्रोटीन पाचन होकर क्या बनता है? अमीनो अम्ल। वसा पाचित होकर क्या बनता है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। और मंड का पाचन होकर क्या बनता है? शर्करा। तो ये काम कौन करता है? अग्न्याशय करता है। तो यकृत ने क्या किया कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और अग्न्याशय के एंजाइम्स ने काम किया। और इसमें कुछ जो काम है जो रह जाता है, जो नहीं टूटता है, मान लो कि इसने ट्रिप्सिन ने तोड़ा और जो है कि अमीनो अम्ल के 2 बने रह गए या फिर 3 सीक्वेंस रह गए, 2-3 अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रह गए, तो वो काम कौन कर देगा? अंतिम में छोटी आंत ने सारा डाइजेशन कर देना है। अब क्या होता है कि छोटी आंत में शुरू होता है अवशोषण। अवशोषण का जो पूरा का पूरा लगभग काम होता है, 90% जो काम होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना आपने लिख लिया, अगर नहीं लिखा तो लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं। छोटी आंत क्या करता है बच्चों? छोटी आंत क्या करता है कि छोटी आंत में देखिए, छोटी आंत में होता ये है कि हमारे पास छोटी आंत की मान लीजिए इस तरीके से दीवार है। छोटी आंत की हमारे पास इस तरीके से, मानो छोटी आंत को हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है और उसकी ये दीवार है। आप देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि छोटी आंत की जो वॉल होती है वो इस तरीके से उंगली सदृश, अंगुली जैसे कुछ स्ट्रक्चर में उभार में परिवर्तित हो जाती है। छोटी आंत की जो वॉल होती है इनर मोस्ट, वो क्या होती है? इस तरीके से अंगुली सदृश। अंगुली सदृश मतलब अंगुली जैसे स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है, जैसे अंगुली जैसा जो है कि संरचना बना लेती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया है, जो इसका सरफेस है जहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, जहाँ से चीज़ें अवशोषित होंगी, वो बढ़ जाता है। मतलब कि अगर ये सीधे सीधे होती है, अगर मान लीजिए इस तरीके से रहती सीधे सीधे, तो इतने ही दूर से एब्जॉर्प्शन होता। लेकिन अगर ऐसे उंगली सदृश बन चुकी है तो यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ 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 सब जगह से एब्जॉर्प्शन होगा, सब जगह से अवशोषण होगा। तो इसे कहते हैं कि छोटी आंत की जो अंदर की दीवार होती है वो अंगुली सदृश प्रवर्ध में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पाचन के लिए जो सरफेस होता है, पाचन के लिए जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम छोटी आंत से अवशोषित कर पाते हैं। तो ये कहलाता है छोटी आंत का ये वाला काम। ठीक है, इसे जो हम लोग इंग्लिश में माइक्रोविलाई कहते हैं और हिंदी में से जो है कि आपकी बुक में दिया होगा, हिंदी में इसको कुछ तो इसका भी नाम है, इसका इंग्लिश में माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत का बात समझ में आ गया। अब बात आती है बड़ी आंत की। देखिए छोटी आंत का एक फिगर मैंने बनाया था कि ये पैनकेक बना रहे हैं छोटी आंत बड़ी आंत का। फिर से देखते हैं, इस तरीके से पैनकेक बनाया जा रहा है छोटी आंत का और बड़ी आंत का, बढ़िया सा सेक दे रहे हैं। कितना बढ़िया देखिए पैनकेक किचन में बन जा रहा है। तो ये एनिमेशन था। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बड़ी आंत में क्या होता है? ये इस तरीके से जो है बाहर वाली लेयर है, ये बड़ी आंत कहलाती है। और यहाँ से ज़्यादा जो है कि यहाँ से ज़्यादा जल का अवशोषण होता है। जो जल हमारे भोजन में रहता है ज़्यादा यहाँ पे अवशोषित होता है। हमारा मल इसी बड़ी आंत में स्टोर होता है और गुदा द्वारा ये शरीर के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये काम बड़ी आंत का है। बड़ी आंत में होता क्या है कि यहाँ पे हमारे जल का, जो हमारे भोजन में जल होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि इसी हिस्से में बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं।
जैसे कहते हैं ना गट फ्लोरा, हमारे पेट में जैसे विटामिन B12 की अगर कमी होती है तो कहते हैं कि आपके पेट के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ हो गई है, या फिर जब हम लोग बीमार होते हैं तो हमारा डाइजेशन सही नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे इकोलाई वगैरह रहते हैं जो कि आपके खाने को पचाने में सहायता करते हैं, और जो गैस वगैरह बनती है पेट में वो इसी पार्ट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके रहने की वजह से गैस में स्मेल आती है। तो ये छोटी याद की बात है। उसके बाद क्या है, गुदा से ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट है जिसे हम लोग गुदा कहते हैं, यहाँ से आपका भोजन जो आपका जो अब वही छेपड़ का जो काम है वो हो जाता है। तो ये था बच्चों कंप्लीट आपके डाइजेशन के बारे में। हमने देखा कि कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों के क्या क्या काम होते हैं, वो कैसे कैसे अपना काम करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, तो हमने सब देख लिया। अब लास्ट में आपको पता है कि हमें क्या करना है, लास्ट में आपको जो है कि लास्ट में होगा क्या कि हमारे बूझो पहेली जो है वो अपना नॉलेज यहाँ से भरेंगे और लेके जाएंगे। उन्हें क्लास से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, दोनों लोग बहुत खुश हैं और इन्होंने अपनी नॉलेज को यहाँ पे पैक कर लिया है और अब इस क्लास से जाने वाले हैं, तो ये अपना नॉलेज लेके जा रहे हैं। इसी की तरह आप लोगों ने भी क्लास में जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको नोट्स बना के अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन ये लोग लेके जा रहे हैं उसे भी, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास भी गई है, तो आप भी उसे अपने दिमाग में भर लीजिए। और कल की वीडियो में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पौधे श्वसन कैसे करते हैं और जंतु कैसे श्वसन करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, सब कुछ हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई जो है कि वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं। कम से कम आपको अपने बारे में तो जानने का मौका मिल रहा है ना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।